नमस्कार, यू आर मोस्ट वेलकम। आ रही आवाज हर कोने से, हादसों के बीच जीना सीख लो। क्या हुआ अगर राह गुम होती दिखे, राह के पत्थर हटाना सीख लो। रूह नफरत की फना हो जाएगी, दिल से दिल की बात करना सीख लो। मित्र ही गर राह में रोड़ा बने, प्यार से अपना बनाना सीख लो। रूह नफरत की फना हो जाएगी, दिल से दिल की बात करना सीख लो। जैसा कि आप लोगों को पता है, दुर्भाग्यवश या मेरी किसी कमी के कारण काफ़ी नज़दीकी अंतर रहा और मैं आईएएस नहीं बन पाया। उम्मीद करता हूं कि मेरे शिष्य मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे, निश्चित तौर से सफल होंगे। आईएएस बनना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हमसे जीवन में कुछ भूलें हुई या आपसे हो सकती हैं तो आप असफल होंगे। सफल और असफल में सिर्फ इतना अंतर है कि जितना सही और लगभग सही में है, और इतिहास भी हमें यही सिखाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध होता है और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है और लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है। तो इस प्रकार से जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला वापस जाता है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, पीछे से गद्दार मीर जाफ़र का पुत्र मीरन जाकर उसकी हत्या कर देता है और इधर मीर जाफ़र 25 जून 1757 को मुर्शिदाबाद पहुंचकर अपने को नवाब घोषित कर देता है। और इधर अंग्रेज़ों को लगा ये तो कठपुतली नवाब है। अंग्रेज़ों के 2 अधिकारी थे, हे तथा अमायत। इन दोनों ने 11 सूत्री मांगे रख दी। इतनी मांग रख दिए मीर जाफ़र के सामने कि धीरे धीरे मीर जाफ़र घुटन महसूस करने लगा। 3 साल जाते जाते 1760 तक अब इसको हटाने का संकल्प ला रहे थे अंग्रेज, लेकिन मीर जाफ़र को लगा कि स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। वह स्वतः नवाब के पद से हट जाता है और एक अंग्रेज उस पर टिप्पणी करता है जिसका नाम मेल्सन है। मेल्सन कहता है कि मीर जाफ़र को जितना लूट सको लूटो, यह सोने की बोरी के समान है। ये पिछली क्लास को हम कनेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद मीर कासिम 1760 में नवाब बनता है। वो भी अंग्रेज़ों का कठपुतली होता है और जब वो बनता है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे जो शीर्षक बनाया है, प्लासी के युद्ध का परिणाम तथा बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि। बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, जरा देखें उस बात की। अब मीर कासिम के सामने बहुत सारी शर्त रखी जा रही है। इन्होंने मांगा था नदिया और वर्धमान जिले, लेकिन मीर कासिम ने इनको मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान 3 जिले दे दिए। 3 जिले देने के बाद अंग्रेज अभी भी संतुष्ट नहीं थे। नदिया पे उनकी विशेष निगाह थी। इसके बाद मीर कासिम असम में सिलहट पड़ता है। सिलहट में चूने का व्यापार अपनी चरम अवस्था में था, तो मीर कासिम ने चूने के व्यापार में 50% हिस्सेदारी अंग्रेजों को दे दिया। इधर खूब उनको पैसा दिया, तकरीबन 5 लाख रुपए दिया दक्षिण में अभियान के लिए, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो अभियान चल रहे थे दक्षिण भारत में, ताकि अंग्रेजों की निगाह बंगाल से हट जाए, और इधर हट जाता है। इस दौरान अब इसके पास मौका मिलता है। मीर कासिम क्या करता है कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर जिला बिहार में है, और मुंगेर का किला भी आज भी है। और मुंगेर में एक गन फैक्ट्री, बारूद कारखाना स्थापित करता है गुरगिन खान की अध्यक्षता में। साथ ही तमाम चीज़ें अब ऐसी स्थिति आने लगी, मैं अगर कहूँ
कि अब दिन प्रतिदिन लालच अंग्रेज़ों की बढ़ती गई और इधर क्या कर रहा है, मीर कासिम भू राजस्व की दर बढ़ा दिया, अन्य करों को बढ़ाया ताकि आपात जैसी स्थिति से निपटा जा सके। उसे लगा कि अब अंग्रेज हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो दक्षिण भारत की ओर चले गए। और इसी दौरान और एक बात होती है कि शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह दिल्ली का था, उसका हमला हो जाता है। तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ शाह आलम द्वितीय होता है, एक तरफ मेजर कार्नेक अंग्रेजों की तरफ से होता है, मेजर कार्नेक। तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, उसका आक्रमण हो जाता है इस दौरान, जब मीर कासिम नवाब था, उसी समय की घटना है। और इधर क्या होता है कि मेजर कार्नेक इतनी मेहनत से लड़ा, इसकी सेना विजयी हो गई और शाह आलम युद्ध हार गया। और अंग्रेज़ों को लगा कि जो शाह आलम का हमला हुआ है बंगाल पर, इसको मीर कासिम ने ही करवाया है। अब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच दरार बढ़ती चली जा रही दिन प्रतिदिन। अब जब दरार बढ़ती गई तो उसने क्या किया कि कलकत्ता में 148 अंग्रेज़ों को एक जर्मनी का सैनिक था जिसका नाम था सुमरू, इसे हार्डर भी बोलते थे, ये जर्मन सैनिक था, इसके माध्यम से 148 अंग्रेज़ों को मीर कासिम मरवा देता है। ऐसा आरोप लगाते इतिहासकार। अलग अलग इतिहासकारों के मत भी थोड़े से अलग अलग हैं। और जब ये आरोप लगाता है, साथ ही इसने 1763 में, अब एक घटना इधर हो जाती है कि जब इसके ऊपर आरोप लगता है तो जब इनके बीच दूरी बढ़ जाती है, तब क्या करते हैं अंग्रेज, अब अंग्रेज मान लेते हैं कि इन्होंने ही हमला करवाया है। और साथ में मीर कासिम ने क्या किया था, अपनी सेना में कुछ फ्रांसीसी रेजिडेंट, मतलब फ्रांसीसी अधिकारी को, एक ट्रेनर को नियुक्त कर दिया था सेना को प्रशिक्षित करने के लिए। और फ्रांसीसियों को देख के तो वैसे ही जलते थे अंग्रेज, तो और दूरी बढ़ती चली गई। उधर शाह आलम का हमला को जिम्मेदार माना अंग्रेज़ों ने, मीर कासिम को ही। अब जब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच दूरी बढ़ी, तब यहाँ पे एक छद्म युद्ध रचा जाता है, मतलब चिट-फुट लड़ाइयाँ होती रहीं। अब यहाँ पर मीर कासिम और एडम्स, एक तरफ होता है मीर कासिम, नवाब मीर कासिम, और अंग्रेज़ों की तरफ से होता है एडम्स जो सेनापति है। दोनों के बीच एक युद्ध होता है। अच्छा, इस युद्ध में क्या होता है कि मीर कासिम हार जाता है और एडम्स विजयी होता है। तो 1763 में, अब इस समय आती कि सन 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण ले लेता है। और इधर अंग्रेज़ों को लगा कि फिर भी इसकी अपेक्षा मीर जाफ़र एक ठीक ठाक व्यक्ति है, तो उन्होंने क्या किया कि मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया। अब मीर कासिम हट जाता है। 1763 ईस्वी में मीर जाफ़र पुनः नवाब बन जाता है 3 वर्ष बाद। लेकिन होता क्या है, जब मीर जाफ़र यहाँ पुनः नवाब बनता है तो अब उस दौरान, अब बक्सर की लड़ाई का धीरे धीरे जो है बीजारोपण हो गया। अब ये क्या भाग कर गया था जब वहाँ, तो अब बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई।
तो बक्सर का युद्ध है, ये भी बक्सर जिला बिहार में पड़ता है। और कर्मनाशा नदी जहाँ प्रवेश करती है वहीं बक्सर है। तो बक्सर का युद्ध इतिहास में बहुत ही चर्चित युद्ध है, बक्सर का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को। ये देखिए बक्सर है यहाँ, और ये प्लासी जो है बंगाल में है। अब इसमें 2 गुट बनता है बक्सर के युद्ध में। अब मीर जाफर तो नवाब बन ही चुका है 1763 में। मीर कासिम भाग के चला जाता है। अब ये तीनों मिल जाते हैं, एक तो मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरा शाह आलम द्वितीय, जो मुगल बादशाह था दिल्ली में, शाह आलम द्वितीय। अब ये तीनों लोगों का संगठन बनता, तीनों लोगों की संयुक्त सेना युद्ध करती अंग्रेजों से। और अंग्रेजों का जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो। अब ये वाला पक्ष पराजित हो जाता है और अंग्रेज यहाँ पर विजयी होते हैं, मतलब अंग्रेज विजेता होते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो बक्सर के युद्ध के बाद अब क्या होता है कि ये जो मीर कासिम है ये भागकर दिल्ली के आसपास कहीं जान बचाकर कहीं वो छिप जाता है। दिल्ली के आसपास मीर कासिम दिल्ली के 1767 में इसकी मृत्यु हो जाती है मीर कासिम की। अर्थात अब मीर कासिम यहाँ से ख़त्म, बचते हैं शुजाउद्दौला और शाह आलम की। ये दोनों हार करके भाग पर आते हैं। अब होता ये है कि थोड़ा सा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक चीज़ इसमें छूट रही थी कि जब ये लड़ाई हुई तो उस समय कलकत्ता का जो गवर्नर था उसका नाम था, कलकत्ता का गवर्नर बेंसीटार्ट था, और सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। तो अब होता ये है कि जब ये भागकर बक्सर की लड़ाई होती है और ये मीर कासिम भागकर चला जाता है, अब इधर अंग्रेज क्या करते हैं, सोचते हैं कि कुल मिला जुलाकर नवाब जो है ये मीर जाफर ही नवाब ठीक है। तो मीर जाफर को पुनः नवाब बनाते हैं और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ कहता है, इसने टिप्पणी की कि प्लासी के अधूरे कार्य को, इस तरह लिख दे रहे हैं, प्लासी युद्ध
के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूरा किया। युद्ध ने पूरा किया मतलब जो कार्य प्लासी के युद्ध में नहीं हो पाया था अब बक्सर के युद्ध में हो जाता है। तो जब बक्सर का युद्ध हो जाता है, इधर अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर जाफर को पुनः नवाब बना देते हैं। मीर जाफर अब 1763 से 65 के तक पुनः नवाब बन जाता है। अभी पुनः नवाब बनता है, लेकिन 65 तक ये नवाब रहता है। इसके बाद इसका पुत्र, इतिहास देखिए उन्हीं का लिखा जाता है जिनके जीवन में कुछ विशेष होता है। बाकी वंशावली के क्रम में हम लोग भले याद कर लें। इनका पुत्र नजमुद्दौला फिर बनता है नजमुद्दौला नवाब बनता है, और ये पुत्र था। और ये नजमुद्दौला को बनाने के लिए इसकी जो माँ थी, संरक्षिका माँ, ये बच्चा ही था, और इसकी जो संरक्षिका माँ थी उसका नाम था मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम ने वारेन हेस्टिंग को 3 लाख रुपए घूस दिए थे। नजमुद्दौला को नवाब बनाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को 3 लाख रुपए घूस दिए थे, जिसके एवज में वारेन हेस्टिंग्स को ब्रिटेन में बुलाकर इसके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था। तो पहला गवर्नर था बंगाल का, प्रथम बंगाल का गवर्नर था जिसके ऊपर लंदन में मुकदमा चला था, वो था वारेन हेस्टिंग्स, घूस लेने के कारण। अब क्या होता है कि आगे के नवाब कुछ खास रह नहीं जाते हैं। अंतिम नवाब जो होता है, अंतिम नवाब बनता है मुबारक-उद-दौला। अंतिम नवाब। प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां था और अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। लेकिन हुआ ये कि इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने इसे पेंशन देकर नवाबशाही समाप्त कर दी। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे पेंशन देकर नवाबशाही का अंत कर दिया। नवाबशाही का अंत कर दिया। इस प्रकार बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। हम लोग इसके बाद अब देखते हैं कि बक्सर का युद्ध तो 1764 में हो गया था। उधर मीर कासिम भागकर चला गया, जान बचाकर दिल्ली के आसपास कहीं छिपा था। वहीं 1767 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मीर कासिम की कहानी समाप्त हो जाती है। इधर बंगाल के नवाबों की भी कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन अभी 2 प्रतिद्वंदी यहाँ पे बचे हैं।
एक तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अब इनके बीच इलाहाबाद की संधि होती है। बहुत मशहूर संधि है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, छोटी बड़ी हर परीक्षाओं में रहती है, और ख़ास करके सिविल सर्विसेज में तो प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं। तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और ये 2 खंडों में होती है। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि 2 खंडों में होती है। वर्ष तो वही 1765 ही है। एक होती है 12 अगस्त को, एक होती 16 अगस्त को। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 ईस्वी को है। इलाहाबाद की ही संधि, एक ही संधि मानी जाती है, लेकिन ये 2 टुकड़ों में हुई। एक संधि जो होती है और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो क्लाइव कर रहा था। अगर पूछा जाए कि किसके किसके बीच हुई, तो ये पहले भाग की संधि हुई, ये इसमें 2 पक्षकार थे। एक तो शाह आलम था और क्लाइव, और दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और जो 16 अगस्त को संधि होती है, इसमें भी 2 पक्षकार होते हैं। एक तो लॉर्ड क्लाइव खुद होता है, तभी तो पिट्स ने इसको कहा था कि ये स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति है। क्लाइव इतना दिमाग का तेज था, क्लाइव। और यहाँ पे अवध का नवाब शुजाउद्दौला दोनों के बीच संधि होती है। लेकिन इस संधि में शर्तें क्या क्या थी? तो शर्तों में अगर बात करें तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेट कर दूं, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। पहली बात इसमें ये थी कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी मतलब अब यहां से राजस्व वसूलने का कार्य अंग्रेज करेंगे। और दूसरी बात, इस शर्त में यह कहा गया कि हम अवध के नवाब से इलाहाबाद और करा का क्षेत्र ले करके आपको दे देंगे। अवध के नवाब से इलाहाबाद, एक क्षेत्र इलाहाबाद तथा कड़ा, आज भी कड़ा मानीपुर के पास आसपास पड़ता है, कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दिया जाएगा। ये शर्त थी।
यहाँ पे थोड़ा सा आप 5 करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे लिखते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है। ठीक, तो ले लिया होगा आप लोगों ने। 2 शर्त मनवाया। तो इस इलाहाबाद संधि के अंतर्गत अब मैं एक एक का जिक्र करूं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं शाह आलम और क्लाइव के बीच, ये तारीख है 12 अगस्त 1765, और ये एक तरफ क्लाइव है और दूसरी तरफ है शाह आलम। शाह आलम द्वितीय। तो एक बात हमने बता ही दिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाएगी। दूसरी बात हमने बताया कि इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेकर के हम आपको दे देंगे। किसने कहा? क्लाइव ने। किसको देने के लिए? शाह आलम द्वितीय को देने के लिए। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात जो थी, और इसमें जो तीसरा पॉइंट बना, कहा गया कि कंपनी ने शाह आलम को अपना पेंशनर बनाया। कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशनर बनाया। कहा कि अब हम आपको पेंशन देंगे। पेंशनर बनाया, और पेंशनर बनाने की वजह में 2 बातें, 2 काम किया। एक तो 2 तरह की राशियां दी इनको। सोचिए जरा, 26 लाख रुपए व्यक्तिगत खर्च के लिए और 53 लाख रुपए निजामत के लिए। 26 लाख रुपए व्यक्तिगत खर्च के लिए। ये सालाना बात चल रही है कि हम आपको 26 लाख रुपए पेंशन दे रहे हैं, आप अपना व्यक्तिगत खर्चा देखेंगे। क्लाइव कहता है, मतलब अंग्रेज इस शर्त में, इलाहाबाद वाली शर्त में कहते हैं। और दूसरा 53 लाख रुपए निजामत के लिए देते। निजामत माने प्रशासन के लिए। 53 लाख रुपए निजामत के लिए। निजामत मतलब प्रशासन के लिए। जरा देखिए अंग्रेज कितने धूर्त निकले कि एक तो पेंशनर बना दिया शाह आलम द्वितीय को, और पेंशन दिया, कहा 26 लाख रुपए आप रख लीजिए, अपना खर्चा बर्चा देखिए, और 53 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब यहीं से दोहरे शासन की नींव पड़ जाती है। भाई राजस्व बंगाल, बिहार, उड़ीसा की वसूल रहे हैं अंग्रेज, और प्रशासन चला रहे हैं शाह आलम द्वितीय। तो दोहरा शासन हुआ ना। तो 1765 से लेके 72 तक, यहाँ पे इसको मैं मिटाना चाहूंगा, 5 करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा। ठीक, तो जब पेंशनर बना लिया तो 1765 से 72 तक कंपनी मुगल बादशाह को नज़रबंद रखेगी। इसमें शर्त रखा गया 1765 से 72 तक कंपनी शाह आलम को द्वितीय को नज़रबंद रखेगी। अब देख लीजिए, अभी नज़रबंद कर देती है इनको, अर्थात इस दौरान सत्ता का संचालन कंपनी के निर्देश पर चलेगा। अर्थात इस दौरान सत्ता का संचालन
कंपनी के निर्देश पर चलेगा। नजरबंद का मतलब ये है, पेंशन दे के जो आपको पैसा दिया जा रहा, पैसा आप ही खर्च करेंगे, लेकिन आप नजरबंद रहेंगे। जैसे जैसे कंपनी कहेगी वैसे वैसे आप सत्ता का संचालन करेंगे। ऐसा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पर इलाहाबाद की संधि के दौरान थोप दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद माधवराव पेशवा के समय महादजी सिंधिया मुगल बादशाह को फिर से दिल्ली की गद्दी पर स्थापित कर दिया। माधवराव पेशवा, जब मराठों में माधवराव पेशवा थे, माधवराव पेशवा के समय में, ये बात ध्यान देने की है क्योंकि यहाँ मराठों से संघर्ष की स्थिति शुरू होती है। समय महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, पूरा नाम है महादजी सिंधिया, ने मुगल बादशाह को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। हालांकि ये बात संधि में शामिल नहीं है, मैंने यहां नोट कर दिया केवल। तो अब इससे क्या होता है कि अब मराठों के साथ भी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो अगला संघर्ष होगा, अब मराठों के साथ भी अंग्रेजों का संघर्ष शुरू होगा। तो चूंकि हम लोग अंग्रेजों का भारत में विस्तार की बात कर रहे हैं, बंगाल में विस्तार हुआ, प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीता, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि। तो ये थी इलाहाबाद संधि का फर्स्ट पार्ट। लेकिन अगर सेकंड पार्ट की बात करें, जो 16 अगस्त को हुआ था, शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। इलाहाबाद संधि का आप 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इधर क्लाइव था और इधर अवध का नवाब शुजाउद्दौला तो अब इनके बीच संधि होती है। इसमें कहा गया, पहली बात तो ये थी कि कंपनी के द्वारा शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में लिया गया। कंपनी के द्वारा शुजाउद्दौला से दौला से 50 लाख रुपए युद्ध में हुई हानि के हर्जाने के रूप में लिया। अंग्रेज कहें कि इसमें हमारा बड़ा नुकसान हुआ, 50 लाख रुपए आप उन्हें दीजिए। 50 लाख रुपया अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के ऊपर लाद दिया हर्जाने के रूप में, जिसे इंग्लिश में कंपेंसेशन कहते हैं या क्षतिपूर्ति कहते हैं। दूसरी बात, अंग्रेजों ने कहा कि जो इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र
शाह आलम द्वितीय को देना होगा। शाह आलम, जैसा कि 12 अगस्त की संधि में इन्होंने तय किया था, को देना होगा। किसके द्वारा? बल्कि शुजाउद्दौला के द्वारा। शुजाउद्दौला एक तो 50 लाख रुपया भी देंगे और अवध क्षेत्र में से इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र निकाल के शाह आलम द्वितीय को देंगे। 2 संधियां तो ये हुई। तीसरी बात जो थी, इसे 5 करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और क्या होता है इसी में, चुनार का किला जो अवध के नवाब के अधीन था, अब अंग्रेजी नियंत्रण में घोषित कर दिया गया। तीसरी शर्त थी, चुनार का किला जो अवध के नवाब के नियंत्रण में था, उसे अब अंग्रेजों के नियंत्रण में, अंग्रेजों को देना पड़ा। अब अंग्रेज चुनार का किला भी ले लेते हैं, अर्थात जो अवध के नवाब के नियंत्रण में था, अब वो अंग्रेजी नियंत्रण में चुनार का किला भी हो जाता है। बनारस में एक अंग्रेजों को मजबूत करने के लिए योगदान दिया था, एक गद्दार था जिसका नाम था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह की कहानी ये है, अंग्रेजों ने कहा कि बलवंत सिंह की जागीरदारी पक्की की जाए। ये इलाहाबाद की संधि में थी। किससे कहा जा रहा है? और ये कहाँ का था? बनारस का जागीरदार था। बनारस का जागीरदार था और इसने अब अंग्रेजों की मदद की थी। इसने अंग्रेजों की मदद की थी। बलवंत सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, तो अंग्रेज कहते हैं कि जो बलवंत सिंह है उसकी अब जागीरदारी पक्की कर दीजिए। ये भी कार्य करा लिया। और 5वां कार्य जो किया इस संधि के माध्यम से, 5वां कार्य था कि कंपनी अवध के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। 5वीं शर्त ये थी, अंग्रेज कहते हैं कि कंपनी अवध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, परंतु नहीं बल्कि बाहरी हमले में अवध की मदद करेगी। अब देखिए 5 बातें यहाँ तो उन्होंने कह दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, जब इलाहाबाद की संधि हो जाती है, लॉर्ड क्लाइव
और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के साथ, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? हर घटना का कोई न कोई परिणाम होता है, कोई उसका निष्कर्ष होता है। तो देखिए इस संधि का निष्कर्ष क्या निकला। बक्सर की लड़ाई के बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो पहली बात तो क्या आता है कि द्वैत शासन की शुरुआत होती है। द्वैत शासन, द्वैत शासन इंग्लिश में डायरकी बोलते हैं। और एक प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग ने पूछा था, मुझे लग रहा है 2017 का, मैं कोई पेपर देख रहा था, उसमें पूछा था कि द्वैत शासन के जनक कौन हैं, तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। तो द्वैत शासन, और ये द्वैत शासन जो चला 1765 में संधि हुई, 1765 से लेकर 72 तक, क्योंकि 72 तक तो नज़रबंद किया था अंग्रेजों ने, बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। बंगाल में, बात कहाँ है? बंगाल में। अभी बंगाल में द्वैत शासन चल रहा है। क्यों द्वैत शासन नाम दिया गया इसका? कि बंगाल बिहार उड़ीसा के राजस्व वसूलते थे अंग्रेज, इनको पेंशन दिया 26 लाख व्यक्तिगत खर्चे के लिए, 53 लाख कहा गया आप निजामत के लिए ले लीजिए, लेकिन निजामत अर्थात प्रशासन आप वैसा ही करेंगे जैसा जैसा कंपनी निर्देश देगी। तो अब शुरुआत होती है द्वैत शासन की। अगर मैं कहूँ शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत होती है क्लाइव के द्वारा। शुरुआत करता है क्लाइव और फिर द्वैत शासन समाप्त। कई बार द्वैत शासन आता जाता रहता है, लेकिन यहाँ पर द्वैत शासन की समाप्ति करता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अगर द्वैत समझना ही चाहिए, आप द्वैत जानना ही चाहते तो द्वैत का मतलब समझ लीजिए कि एक तरफ है दीवानी, दैट मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। और दूसरी बात निजामत, निजामत माने प्रशासन। इधर अवध में नवाब के हाथ में, नवाब के हाथ में, और वहाँ पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के हाथ में। तो इस प्रकार इलाहाबाद संधि का अंत होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा कि अंग्रेज कैसे, प्लासी का युद्ध कैसे कैसे हुआ, सारी भूमिका आपने देखा, बक्सर का युद्ध देखा, और अब मराठों का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि 1765 से 72 तक तो नज़रबंद रखने की बात हुई। तब तक माधवराव सिंधिया के ज़माने में, जब माधवराव सिंधिया पेशवा थे तो माधवराव पेशवा थे, महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को उठाकर फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब मराठों से दुश्मनी होने लगती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से कहाँ कहाँ बातें फैलती हैं। फिर हम लोग देखेंगे मैसूर युद्ध, हैदर अली और टीपू के बारे में देखेंगे, उनका क्या क्या संघर्ष रहा। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। वांडीवास का युद्ध हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो तब और पंजाब में भी हम लोग देखेंगे। ये है ये अपना भारत है, ये पाकिस्तान है, और ऊपर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में एक पहाड़ी श्रृंखला गई है जिसको कहते हैं हिंदुकुश पर्वत, और इसी में एक दर्रा है खैबर दर्रा। तो जितने
विदेशी आक्रांता भारत में आए, अरब आक्रांता भारत में आए तो इसी खैबर दर्रे से होकर आए। और जब ये संयुक्त भारत था तो पंजाब पूरा यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ था। और हम लोग देखेंगे पंजाब में क्या क्या चला, आंग्ल पंजाब में क्या संबंध रहा और आंग्ल मराठों में क्या संबंध रहा, आंग्ल मैसूर युद्ध क्या रहा, इन तमाम घटनाओं पर जिक्र करेंगे। इस टॉपिक को हम यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर अगली बात बताते हैं। इस तरह से वारेन हेस्टिंग के ज़माने तक ये जो समय 1765 से 72 तक की स्थिति चल रही थी, इसे बंगाल में डाकू राज की संज्ञा दी गई। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो।